brought to you by Candid Dusting Powder and American Pistachios. कैंडिड डस्टिंग पाउडर रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। आईपीएल मैचेस में आप देखते हैं कि कैसे पारी में स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के बाद दोनों टीमें नई रणनीति के साथ गेम में आगे बढ़ती हैं। चुनाव में किसी एक चरण के मतदान का पूरा होना इसी स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का वक्त होता है। इसके बाद दोनों पक्ष नई रणनीति के साथ मैदान में उतरते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो 5वें चरण के मतदान से पहले इस नई रणनीति को अमल में लाने का सबसे बड़ा मैदान बन गया है उत्तर प्रदेश, वो सूबा जो सबसे ज्यादा एमपीज यानी सांसद देता है। क्या है ये नई रणनीति और कैसे उत्तर प्रदेश इस समय देश की राजनीति का केंद्र बन गया है, इसी पर एक बार फिर तफसील से चर्चा करेंगे आज। नमस्कार, स्वीकार कीजिए, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लल्लन टॉप शो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन उत्तर प्रदेश में हैं, 16 और 17 मई। 16 मई को वो लालगंज, जौनपुर और फिर आजमगढ़ पहुंचे। तीनों जगहों पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। उनकी कही 3 सबसे खास बातें जानते हैं। पहली बात, प्रधानमंत्री ने मंच से सीएए का मुद्दा उठाया और कहा कि पहले लॉट को तो नागरिकता भी दे दी गई है। सीएए कानून के तहत शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने का काम शुरू हो गया। पहले लॉट को ऑलरेडी नागरिकता दी गई और ये सभी भाई बहन हिंदू है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है, ईसाई है और ये वो लोग हैं जो शरणार्थी बनकर के लंबे अरसे से हमारे देश में रह रहे हैं। ये वो लोग हैं जो धर्म के आधार पर हुए भारत के बंटवारे का शिकार हुए थे। और मजा देखिए, ये महात्मा गांधी का नाम लेकर के सत्ता की सीढ़ियां तो चढ़ जाते हैं, लेकिन महात्मा गांधी की बातों को याद नहीं रखते हैं। खुद महात्मा गांधी ने भरोसा दिया था कि वो कभी भी भारत आ सकते हैं। दूसरी खास बात जो प्रधानमंत्री ने कही कि विपक्ष ने हिंदू मुस्लिम को लड़ा लड़ाकर समाज का नुकसान किया है और मोदी ने ही उनके सेक्युलरिज्म का नकाब उतारा है। कि आप लोगों ने वोट बैंक की राजनीति करके हिंदू मुसलमान को लड़ा करके और सेक्युलरिज्म का ऐसा चोला पहन लिया था कि आपकी अंदर की पाप की सच्चाई बाहर नहीं आती थी। ये मोदी है जिसने आपका नकाब उतार दिया है। ये आपका नकाब, आप ढोंगी है, आप सांप्रदायिक है। आपने देश को 7 दशक तक संप्रदाय की आग में जूझने के लिए मजबूर कर दिया है। तीसरी बात प्रधानमंत्री ने कही कि राहुल गांधी यहां उत्तर प्रदेश में आकर के आपका वोट मांगते हैं और वहां दक्षिण भारत में जाकर उत्तर वालों का अपमान करते हैं। शहजादों की नीति खतरनाक है। वो आप यहां आपसे वोट मांगने हैं और दक्षिण भारत में जाकर के उत्तर प्रदेश के लोगों का अपमान करते हैं, गालियां देते हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए अनाप शनाप भाषा बोलते हैं। वो ये लोग सनातन धर्म को गालियां दिलवाते हैं। आपने बयान जाने, अब गेम प्लान जानिए। आजमगढ़ और लालगंज, ये जो दोनों सीटें हैं, दोनों सीटों पर छठे चरण में 25 मई को वोटिंग होनी है। आजमगढ़ से 2014 में मुलायम सिंह यादव और 2019 में अखिलेश यादव जीते थे। 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अखिलेश करहल से लड़े थे विधानसभा का चुनाव और वहां से जीते और फिर उन्होंने आजमगढ़ की सीट छोड़ दी थी। उपचुनाव में यहां से भाजपा के टिकट पर दिनेश लाल यादव निरहुआ जीते, भोजपुरी स्टार। तब उन्होंने सपा के धर्मेंद्र यादव को हराया था।
इस बार भी ये दोनों नेता आमने सामने हैं। वहीं लालगंज की जो आरक्षित सीट है वो भी बसपा के पास है। 2019 में यहां से संगीता आजाद ने भाजपा की नीलम सोनकर को हराया था। इस बार चुनाव से पहले संगीता आजाद भाजपा में शामिल हो गई, लिहाजा बसपा ने उतारा है डॉक्टर इंदु चौधरी को। सपा ने इसी सीट से 2 बार सांसद रहे दरोगा सरोज को और भाजपा ने नीलम सोनकर को टिकट दिया है। अब जौनपुर की बात करते हैं। यहां से भाजपा ने कृपा शंकर सिंह को, सपा ने बाबू सिंह कुशवाहा को और बसपा ने श्याम सिंह यादव को उतारा है। श्याम सिंह अभी यहां से सिटिंग एमपी हैं। बसपा ने यहां से पहले टिकट दिया था बाहुबली की छवि रखने वाले धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला को। बाद में उनका टिकट काट दिया गया या उन्होंने वापस कर दिया, दोनों तरह के दावे हैं। पार्टी ने कहा कि श्रीकला ने खुद टिकट लौटाया, लेकिन धनंजय सिंह ने इस बात का खंडन किया और अब तो वे भाजपा को समर्थन देने का ऐलान भी कर चुके हैं। वाराणसी से नामांकन भरने के 2 दिन बाद ही प्रधानमंत्री इन सीटों पर पहुंचे हैं। 2 दिन का समय सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए रिजर्व रखा है। पूर्वांचल में अपनी मौजूदगी उन्होंने बढ़ा दी है। इसके पीछे पार्टी का गेम प्लान क्या है, बता रहे हैं इंडिया टुडे के लिए भाजपा से जुड़े खबरों पर नजर रखने वाले पत्रकार हिमांशु मिश्रा। देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ये जो 14 सीटें हैं अवध क्षेत्र की, जिसमें ज्यादातर सीटें हैं, वो सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत जाए। पिछली बार अगर आप देखेंगे, अंबेडकर नगर सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। श्रायबस्ती की सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी हार गई। तो तमाम ऐसी सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। रायबरेली की सीट हो, ये वो सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री नहीं मिली थी। और इसीलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि 14 में से 14 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी जीते, जिसमें रायबरेली भी वो सीट है जहां से सोनिया गांधी जो है 2019 में चुनाव जीती थी और लगातार वहां से चुनाव जीतती रही। और इसी स्ट्रेटेजी के तहत जो है भारतीय जनता पार्टी ने रायबरेली के अंदर मनोज पांडे, जो समाजवादी पार्टी के चीफ विप थे, उनको अपने साथ लाने की कोशिश की। गृह मंत्री अमित शाह उनके घर गए। दिनेश प्रताप सिंह हम सब जानते हैं कि समाजवादी पार्टी में रह चुके हैं, कांग्रेस में रह चुके हैं, बीएसपी में रह चुके हैं और अब जो है वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। और पिछली बार भी उन्होंने चुनाव लड़ा था तो 1,65,000 के करीब वोटों से वो चुनाव हार गए थे। लेकिन बाकी जो सीटें हैं, अयोध्या की है या आप देखें बाराबंकी है, बहराइच की सीट है, केसरगंज है, जहां से ब्रिजभूषण शरण सिंह को हम सब जानते हैं कि किस तरीके से लास्ट मोमेंट में उनके सीट को डिक्लेयर किया गया, उनके बेटे को उम्मीदवार बनाया गया। उसके साथ साथ जो है अगर आप देखेंगे तो गोंडा की सीट है। ये तमाम वो सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि जीते और अच्छे मार्जिन से जीते। और भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा में जो सीटों का नुकसान होना शुरू हुआ था वो अवध क्षेत्र से शुरू हुआ था, जहां समाजवादी पार्टी को सीटें मिलना शुरू हो गई थी अच्छी खासी संख्या में अगर देखें। और लास्ट में जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर आते आते भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी जो है वो यहाँ से जो है इस पूरे अगर मामले में देखें तो भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी इक्वल नजर आई थी पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर। अब भारतीय जनता पार्टी को जो है वो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की रैलियां होंगी। गृह मंत्री अमित शाह अमेठी जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ खुद जो है वो गोंडा में गए कैंपेन करने के लिए, केसरगंज गए। तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत उम्मीद है कि इस क्षेत्र में जो है उनको ज्यादा सीटें मिल जाएंगी। अब विपक्ष के कैंप में चलते हैं। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के गोरखपुर जाने के एक दिन बाद पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी 16 मई को रायबरेली पहुंची। यहां उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री 10 साल में एक बार भी जनता के बीच में नहीं दिखे, जबकि इंदिरा गांधी जनता के बीच अक्सर जाती थी। आज देश में जो प्रधानमंत्री हैं 10 सालों में एक बार दिखा दीजिए उनको जनता के बीच। न किसी के गांव जाते हैं, न किसी के खेत में जाते हैं, कहीं नहीं मिलते हैं जहां जनता है। उनको दूर से जनता देखती है, टीवी पे आते हैं साफ सुथरे चमके हुए, लेकिन जनता के बीच में कभी नहीं आते। वाराणसी उनका संसदीय क्षेत्र है। वाराणसी में किसी गांव में गए हो, किसी एक घर में गए हो, तो आपको पता चले कि हाँ कम से कम अपने संसदीय क्षेत्र में तो जा रहे हैं। यहाँ तो इंदिरा जी आती थी, पैदल आती थी आपके गांव में, आपके बुजुर्ग बताएंगे आपको। मैं गांव जाती हूँ, दूर दराज गांव में जाती हूँ, लोगों से मिलती हूँ, कहते हैं कि आपकी दादी जी आई थी। मैं खुद चौंक जाती हूँ कि उस जमाने में सड़कें भी नहीं होती थी, कैसे पहुंच जाती थी दादी। आज के प्रधानमंत्री यहाँ मंच से उतरकर आपको नमस्ते नहीं करेंगे, ऊपर से ही दिखेंगे,
अपने संसदीय क्षेत्र में गाड़ी नहीं उठा रहे हैं, यहाँ पे पुलिस वाले, वहाँ पे पुलिस वाले, जनता इतनी दूर है और दूर दूर से यूँ हाथ उठा रहे हैं। अरे उनको कौन बताएगा कि जनता की क्या समस्या है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का जो आरोप लगाया, उस पर भी प्रियंका गांधी ने जवाब दिया। परसों वो कह रहे थे कि अगर मैं ऐसी बातें करूं तो मैं प्रधानमंत्री बनने के योग्य नहीं हूं। आज क्या हो गया? मन बदल गया कि भीड़ बदल गई? मतलब क्या हुआ? कल कुछ कह रहे हैं, आज कुछ और कह रहे हैं, परसों कुछ और कहेंगे, तो भरोसा कैसे कर सकते हैं हम प्रधानमंत्री के लफ्जों पे? कोई वजन ही नहीं रही उनकी बातों में। अमेठी और रायबरेली, ये दोनों सीटें गांधी परिवार के लिए सम्मान की लड़ाई बन गई हैं। इन दोनों सीटों पर 20 मई को ही मतदान होने हैं। कांग्रेस के लिए दोनों सीटें महत्वपूर्ण हैं। आप जानते ही हैं कि दोनों सीट लंबे समय से कांग्रेस का गढ़ रही हैं। रायबरेली तो अभी भी कांग्रेस के पास है और अमेठी की सीट दोबारा जीतने की कोशिश है कांग्रेस की। ये कांग्रेस की बात हुई। दूसरी तरफ 16 मई को ही लखनऊ में अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसकी 3 खास बातें रहीं। पहली, अखिलेश यादव ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी 140 सीट के आसपास ही सिमट जाएगी देश में। दूसरी, अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर कहा कि भाजपा अगर दोबारा सरकार बनाती है तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। तीसरी बात, स्वाति मालीवाल वाले मामले पर केजरीवाल से सवाल किया गया तो उनका जवाब कुछ यूं रहा या जवाब नहीं रहा। अरविंद जी, स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है। आपके और जी आपके साथ में स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक, अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं, कागज हम निकाल लिए। अरविंद जी, आज आपके साथ में वो है, आज आपके साथ में भी भाजपा ही किसी के सगे नहीं है। क्या बोलेंगे स्वाति मालीवाल के मामले में, क्या बोलेंगे आप? ये है कि भाजपा ही किसी के सगे नहीं है और भाजपा ही झूठे मुकदमे लगाने वाला गैंग है। तो कांग्रेस और विपक्ष की उत्तर प्रदेश में क्या रणनीति है, समझने के लिए हमने बात की इंडिया टुडे की पॉलिटिकल रिपोर्टर मौसमी सिंह से। आधे से ज्यादा चरण के चुनाव हो गए हैं और ये मैं कहूंगी कि टर्निंग पॉइंट हो सकता है इस पूरे इलेक्शन का, क्योंकि अगले जो 3 चरण हैं वो बीजेपी के मजबूत गढ़ हैं। बीजेपी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है पहले 2019 में इन सब इलाकों में जाहिर तौर पे। और जैसे ही आप अवध क्षेत्र में आते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि इससे पहले यादव बेल्ट में चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश की बात करें, या फिर जाट बेल्ट में चुनाव हुआ जो पहले के 2 चरण थे। तो अभी जो अवध का क्षेत्र है धीरे धीरे वो बीजेपी का हमेशा मजबूत किला रहा है। बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया है और यही वजह है कि आप सक्रियता देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी की, इंडिया ब्लॉक की। यूपी पर ज्यादा फोकस हो रहा है। कल जो साहब ने अखिलेश यादव के साथ की 2 रैलियां थी उनकी, रायबरेली और अमेठी में। हालांकि फोकस रायबरेली और अमेठी पर ज्यादा है, क्योंकि ना सिर्फ ये प्रतिष्ठा की लड़ाई है, लेकिन एक साइकोलॉजिकल कह लीजिए चोट बीजेपी को पहुंचाने की कोशिश है। पूरे 80 सीटों में एक रायबरेली की सीट थी जो कांग्रेस के खाते में आई थी 2019 में, और उससे पहले अमेठी खाते में आई थी। तो ये दोनों ही किले जो है, एक किला ध्वस्त हो गया। ऐसे में कांग्रेस को लगता है कि जो 2019 में उनके साथ हो वो हुआ, वो ना दोहराया जाए। और अगर कांग्रेस अपने गढ़ को बचा लेती है, जो एक वक्त पे उसका गढ़ कहा जाता था अमेठी रायबरेली का, तो वो एक मानसिक तौर पे एक बड़ी विजय होगी पार्टी के लिए। और यही वजह है कि फोकस ज्यादातर बड़े दिग्गज नेताओं को भी बुलाया गया है, भूपेश बघेल से लेकर अशोक गहलोत, सचिन पायलट, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के साथ अब सोनिया गांधी की भी एंट्री हो रही है। बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी भी आखिरी के 2 दिन रायबरेली में कैंप कर सकती हैं। अखिलेश यादव रायबरेली में, राहुल गांधी और अमेठी में भी राहुल गांधी के साथ नजर आएंगे। तो एडी चोटी का जोर ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि इंडिया ब्लॉक के साथ तमाम एलाइज जो एलाइज हैं वो भी लगाए हुए हैं। बीच चुनाव में कांग्रेस भी अपनी रणनीतियों में जोड़ घटाव कर रही है। किस तरह से कर रही है समझने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का 15 मई की देर शाम का ये बयान सुनिए। मैंने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना दिया, 5 केजी देके। अरे भाई, फूड सिक्योरिटी एक्ट तो हमने लाया, कोई भी उस एक्ट के तहत कोर्ट जा सकता है अगर स्टॉप करे। तुमने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन मैं इतने 80 करोड़ लोगों को खाना।
आप 5 किलो दे रहे हैं ना, हम गठबंधन की सरकार अगर आएगी हम 10 केजी देंगे। इस बयान के बाद फ्री राशन का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया। साथ ही खड़गे ने मंच से ये भी मैसेज देने की कोशिश की कि फूड सिक्योरिटी बिल तो कांग्रेस सरकार ही लेकर के आई थी, फिर भला फ्री राशन बांटकर भाजपा अपनी पीठ क्यों थपथपा रही है। आप जानते हैं कि 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के कई कारणों में एक यहाँ फ्री राशन स्कीम को भी माना गया था। क्या इसी फैक्टर को बैलेंस करने के लिए कांग्रेस अब 5 किलो की बजाय 10 किलो राशन का वादा कर रही है? ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि ऐसा कोई भी वादा कांग्रेस के घोषणा पत्र में नहीं था। मुझे लगता है कि ये एक रिएक्शनरी या प्रतिक्रिया ज्यादा है, क्योंकि कांग्रेस को कहीं इंटरनल फीडबैक मिला होगा, खासतौर से जो अति पिछड़ा वर्ग है उसके लिए ये जो 2 जून की रोटी है या चावल है, ये एक बहुत जीवनदान के तौर पर काम किया है। और वो बीजेपी के जो बेनिफिशियरी वोट बैंक है वो काफी मजबूत वोटर के तौर पर बीजेपी के लिए उभरा है। यही वजह है कि बीच रास्ते में मल्लिकार्जुन खड़गे 5 किलो की जगह 10 किलो का ऐलान करते हैं। साथ में वो ये भी कहते हैं कि हम आपको जो है खुद सक्षम बनाना चाहते हैं, लेकिन फूड सिक्योरिटी एक्ट हम ही लाए थे, इसलिए इसमें कौन बड़ी बात है। ये तो कोई एहसान बीजेपी नहीं कर रही है, ये तो अधिकार है आपका, वो हम 5 की जगह 10 किलो देंगे। तो एक तरीके से अपनी बात उन्होंने कह दी। अब सवाल यह है कि क्या बहुत देर हो गई हुजूर आते आते, क्योंकि 4 चरण के मतदान निपट गए हैं। हालांकि ये भी हो सकता है कि कांग्रेस अब उस बेल्ट पर देख रही है जो अवध से लेके पूर्वांचल का इलाका है, कई इलाके इसमें बहुत अति पिछड़े हैं, जो बेनिफिशियरीज का तबका है वो बहुत ज्यादा है, इसमें संख्या बहुत ज्यादा है। और ऐसे में इस तरह का वादा करके कहीं ना कहीं उन वोटों पे बीजेपी के सेंधमारी की भी कोशिश है। अखिलेश यादव की मौजूदगी में जो लगातार पीडीए की बात करते आए हैं, ये और बात और मुखरता से कहने की कोशिश थी। तो कांग्रेस को लगता है, ये मुझे लगता है कि कांग्रेस को लग रहा है कि हम गेम में हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें पीछे खींच रही हैं, अगर कोर्स करेक्शन करना है तो यही वक्त है, कर लिया जाए। आपको याद दिला दें कि 5वें चरण में उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर वोटिंग होनी है। इनमें लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, कैसरगंज और गोड्डा जैसी सीटें शामिल हैं। बड़ी खबर यहीं तक। अब रुख करते हैं सुर्खियों का। मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में ईडी जो गिरफ्तारियां करती हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा कोई भी मामला ऑलरेडी स्पेशल कोर्ट में पहुंचा हुआ है तो ईडी पीएमएलए एक्ट के तहत गिरफ्तारी नहीं कर सकती। ऐसा करने से पहले ईडी को स्पेशल कोर्ट से अनुमति लेनी होगी। पीएमएलए कोर्ट यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये कानून एजेंसी को बिना वारंट के आरोपी के परिसरों की तलाशी लेने और उसे गिरफ्तार करने का अधिकार देता है। इसी को लेकर अदालत ने टिप्पणी की। जस्टिस अभय ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने कहा कि समन के बाद कोर्ट में पेश हुए आरोपी की हिरासत अगर ईडी चाहता है तो उसे स्पेशल कोर्ट में अप्लाई करना होगा, वहां से अनुमति लेनी होगी। कोर्ट को अगर लगेगा कि वाकई में हिरासत में लेकर पूछताछ की जरूरत है तो ईडी को अनुमति दी जाएगी। बेंच ने एक जमीन घोटाले से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की। इसमें कुछ रेवेन्यू अधिकारियों पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप था। उनकी अंतरिम जमानत की याचिका पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने आरोपियों को अंतरिम जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए एक्ट के तहत होने वाली गिरफ्तारी पर कुछ और भी अहम टिप्पणियां की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आरोपी स्पेशल कोर्ट के समन जारी करने के बाद पेश होता है तो ये नहीं माना जा सकता कि वो हिरासत में है। जो आरोपी समन के बाद अदालत में पेश हो गए हैं उन्हें जमानत के लिए अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तब आरोपी पर पीएमएलए का वो सेक्शन 45 लागू नहीं होगा जो जमानत की प्रक्रिया को मुश्किल बनाता है, जटिल बनाता है। ऐसी स्थिति में अगर ईडी को उस आरोपी की हिरासत चाहिए तो उसे कोर्ट से ही कस्टडी मांगनी होगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर भी सुनवाई हुई। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा कि केजरीवाल को कोई विशेष छूट नहीं दी गई है। साथ ही ये भी जोड़ा कि वो फैसले के क्रिटिकल एनालिसिस और क्रिटिसिज्म का भी स्वागत करेंगे। इस मामले पर अगली सुनवाई 17 मई को होगी। अरविंद केजरीवाल जब से 1 जून तक की अंतरिम जमानत पर जेल से निकले हैं वे लगातार रोड शो कर रहे हैं और चुनावी भाषणों में भारतीय जनता पार्टी पर निशाने साध रहे हैं। उनके इन भाषणों पर भी कोर्ट में जिरह हुई। ईडी की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, केजरीवाल की तरफ से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंह भी पेश हुए। बहस कुछ यूं आगे बढ़ी। मेहता ने कहा कि केजरीवाल चुनावी भाषणों में कह रहे हैं कि अगर आपको वोट दिया तो उन्हें
2 जून को जेल नहीं जाना पड़ेगा। जस्टिस खन्ना ने कहा कि ये उनका पूर्वानुमान है, इस पर हम कुछ नहीं कह सकते, हमारा ऑर्डर स्पष्ट है। इस पर मेहता ने कहा कि ये हमारे सिस्टम पर तमाचा है कि अगर आपने हमें वोट दिया तो हमें 2 तारीख को जेल नहीं जाना पड़ेगा, ऐसा कैसे हो सकता है। जस्टिस खन्ना ने कहा कि उनकी बातों से फर्क नहीं पड़ता, यहाँ महज कोर्ट का फैसला ही मायने रखता है। यहाँ बीच में सिंघवी ने टोकते हुए कहा उनकी यानी तुषार मेहता की दलील पूर्वाग्रह से ग्रसित है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे इस हद तक जाएंगे। अगर उन्होंने इस संबंध में कोई एफिडेविट फाइल किया तो मैं भी उनकी सरकार के एक बड़े मंत्री के खिलाफ एफिडेविट फाइल करूंगा। हालांकि सिंघवी ने उस मंत्री का नाम नहीं लिया। इस पर जस्टिस खन्ना बोले कि जहां तक फैसले की बारीक समीक्षा का सवाल है तो हम इसका स्वागत करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपके अलग अलग विचार हो सकते हैं। हमने अपने फैसले में टाइमलाइन फिक्स कर दी है कि अमुक तारीख तक आप जमानत पर हैं और इस दिन आपको सरेंडर करना है। सुनवाई के दौरान केजरीवाल को गिरफ्तारी से पहले भेजे गए समन को लेकर के भी बहस हुई। इस मामले में ईडी की तरफ से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि केजरीवाल ने झूठे बहाने बनाकर समन स्किप किए। एसवी राजू ने कहा कि उनके पास सारे सबूत हैं कि विजय नायर शराब घोटाले में पूरी तरह शामिल हैं और वो मंत्रियों को अलॉट किए गए बंगले में रहता था, जिस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि मंत्रियों के घर में कई लोग रहते हैं, आप ये नहीं कह सकते कि कोई क्यों वहां पर रह रहा है। अगली सुर्खी पश्चिम बंगाल से। यहाँ राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर यौन उत्पीड़न का एक और आरोप सामने आया है। इस बार आरोप लगाए हैं एक और महिला ने। मामला अक्टूबर 2023 का बताया जा रहा है। आरोपों में इस महिला ने बताया है कि वो पिछले साल यानी 2023 में एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए नई दिल्ली गई थी और वहाँ जिस होटल में वो रुकी थी वहीं राज्यपाल ने कथित रूप से उनका यौन उत्पीड़न किया। इससे पहले राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर राजभवन की ही एक पूर्व कर्मचारी ने भी यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। दूसरा आरोप सामने आने के बाद तृणमूल कांग्रेस ने राज्यपाल से इस्तीफा मांगा है। बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस को लेकर जो यौन उत्पीड़न मामला है ये दिन ब दिन गंभीर होता जा रहा है। पहले एक महिला सामने आई जो राजभवन में काम करती है, जिन्होंने कहा कि राजभवन में ही सीवी आनंद बोस ने उनके साथ गलत व्यवहार किया। अब एक और महिला सामने आई है जो एक डांसर है, जिन्होंने कहा है कि नई दिल्ली के एक होटल में 2023 में राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने इस होटल के अंदर इस महिला के साथ छेड़छाड़ किया, गलत व्यवहार किया। केंद्र सरकार, मोदी सरकार इस मामले पे चुप्पी साधी है। चुप्पी तोड़िए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, बताइए क्या कार्रवाई करेंगे राज्यपाल सीवी आनंद बोस के खिलाफ। हालांकि पहली बार जब आरोप लगे थे तो राज्यपाल ने इस पर प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने ट्विटर पर लिखा था कि ये मुझे बदनाम करने की साजिश है, सच्चाई की जीत होगी। अगर कोई मुझे बदनाम करके कुछ चुनावी फायदा उठाना चाहता है तो भगवान उसका भला करे। अब जो आरोप लगे हैं उन पर राज्यपाल की कोई प्रतिक्रिया खबर लिखे जाने तक नहीं आई है। अब चूंकि आरोपों के केंद्र में राज्यपाल हैं तो उस पूरे मसले की संवैधानिक सीमाएं भी जान लेते हैं। संवैधानिक छूट के चलते पुलिस सीवी बोस को आरोपी के रूप में नामित नहीं कर सकती, ना ही मामले की जांच कर सकती है। संविधान का आर्टिकल 361 कहता है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यालय की शक्ति और दायित्वों का निर्वहन, प्रदर्शन या पालन करते हुए अपने किसी भी कृत्य के लिए अदालत के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे। मुकदमे, गिरफ्तारी और आपराधिक कार्रवाई से छूट देने का मकसद ये है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल कानूनी चुनौतियों की फिक्र किए बिना निर्णायक होकर के अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें। अनुच्छेद 361 का मकसद ये सुनिश्चित करना भी है कि राष्ट्रपति या गवर्नर अनुचित हस्तक्षेप या उत्पीड़न के डर के बिना अपना काम कर सकें। इससे सस्टेनेबल और कुशलतापूर्ण गवर्नेंस को बढ़ावा मिलता है। इस छूट की भी 2 सीमाएं हैं। राज्यपाल के पद से हटने या इस्तीफा देने के बाद पुलिस एक्शन ले सकती है। ऐसे भी मामले सामने आए हैं जहां कार्यकाल पूरा होने तक आपराधिक कार्रवाई को रोक दिया गया हो। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद मामले में बीजेपी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती के खिलाफ आपराधिक साजिश के नए आरोपों की अनुमति दी थी। तब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को लेकर के सुनवाई नहीं हुई थी क्योंकि तब वो राजस्थान के राज्यपाल थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उनके राज्यपाल न रहने पर ही उनके खिलाफ आरोप तय करके एक्शन लिया जाएगा। दूसरी सीमा यह है कि भले ही आधिकारिक दायित्वों के लिए छूट मिली हो, लेकिन पर्सनल कैपेसिटी में किए गए गैर आधिकारिक कार्यों के लिए 2 महीने पहले लिखित नोटिस देकर सिविल प्रोसीडिंग शुरू की जा सकती है। इसमें कार्यभार संभालने से पहले के या बाद के मामले भी शामिल हैं। ये तरीका कानूनी उपायों का सहारा लेने से पहले बातचीत के जरिए समाधान की अनुमति देता है। अब जानते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी दिन भर की अपडेट्स। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने एक बार फिर टीएमसी की मुखिया और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सीधा हमला किया है। 16 मई को अधीर रंजन ने कहा कि मुझे ममता पर भरोसा नहीं है, वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकती हैं। दरअसल ममता ने 15 मई को कहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आता है तो वो उसे बाहर से हर तरह का समर्थन देंगी।
ममता ने यह भी कहा था कि उनका ये समर्थन बंगाल कांग्रेस के लिए नहीं बल्कि दिल्ली में बनने वाली गठबंधन की सरकार के लिए रहेगा। इसी पर रिएक्ट करते हुए अब अधीर रंजन चौधरी ने ये बात कही है। मैं उनसे भरोसा नहीं करते, गठबंधन छोड़ के भागी उन्होंने, उनकी बातों पे कोई भरोसा नहीं। अगर बीजेपी की तरफ ज्यादा भारी रहे तो वो उस तरफ भी जा सकते। मुझे उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं कि गठबंधन तोड़ने वाली ममता बनर्जी, सबने देखा है। हरियाणा के कैथल में 16 मई को कांग्रेस ने परिवर्तन रैली आयोजित की। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी पहुंचे और एक बड़ा ऐलान किया। कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में कर्मचारियों की पुरानी पेंशन स्कीम यानी ओपीएस लागू कर दी जाएगी। साथ ही कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की नीति भी बनाई जाएगी। उनका यह ऐलान विधानसभा चुनाव जो हरियाणा में प्रस्तावित हैं उसके लिहाज से तो अहम है ही, साथ ही लोकसभा चुनाव में भी ये कांग्रेस के लिए एक अहम बयान साबित हो सकता है। एक और महत्वपूर्ण खबर जिसका सीधे तौर पर चुनाव से संबंध नहीं है लेकिन इसकी चर्चा चुनावी बयानों में लगातार शामिल है। दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास पर कथित बदसलूकी के मामले में आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने 3 दिन बाद आखिरकार लिखित शिकायत दर्ज करवा दी है। 16 मई को दिल्ली पुलिस की एक टीम स्वाति के घर पहुंची और उनका बयान दर्ज किया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के एडिशनल सीपी और एडिशनल डीसीपी नॉर्थ स्वाति मालीवाल के घर पहुंचे थे, जो यहां करीब 4 घंटे तक रहे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव रहे विभव कुमार पर सीएम हाउस में स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी और मारपीट करने का आरोप है। इस बीच राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी विभव कुमार को नोटिस भेजकर शुक्रवार को यानी 17 मई को उन्हें तलब किया है। स्वाति मालीवाल लगातार इस मामले पर जो चुप्पी साधे थी वो चुप्पी भी उन्होंने तोड़ी है। सोशल मीडिया पर एक रिएक्शन दिया है, ट्वीट किया, लिखा, मेरे साथ जो हुआ बहुत बुरा था। मेरे साथ हुई घटना पर मैंने पुलिस को अपना स्टेटमेंट दिया है। मुझे आशा है कि उचित कार्यवाही होगी। देश में अहम चुनाव चल रहे हैं। स्वाति मालीवाल ज़रूरी नहीं है, देश के मुद्दे ज़रूरी है। बीजेपी वालों से खास गुजारिश है कि इस घटना पर राजनीति न करें। स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपनी बात सामने रखी। वहीं दूसरी तरफ पुलिस भी इस मामले में हरकत में आ गई है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि आम आदमी पार्टी महिलाओं का सम्मान नहीं करती है। अब आज का चुनावी किस्सा 1980 की बात है। उस समय उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट से सांसद थे संजय गांधी, लेकिन 23 जून 1980 को उनका निधन हो गया, सीट खाली हो गई। उपचुनाव हुए। संजय की पत्नी मेनका गांधी अमेठी से उपचुनाव लड़ना चाह रही थी, लेकिन उस वक्त उनकी उम्र 25 साल से कम थी। रशीद किदवई अपनी किताब 24 अकबर रोड में लिखते हैं कि उस समय मेनका गांधी चाहती थी कि उनकी सास और देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी चुनाव लड़ने की उम्र में बदलाव कर दें। एक पूर्व डिप्लोमेट मोहम्मद यूनुस जो गांधी परिवार के भी करीबी रहे, उन्होंने भी ये बात मानी थी कि हाँ, मेनका चाहती थी कि इंदिरा कुछ इस तरह का बदलाव करवाएं, लेकिन इंदिरा गांधी ने ऐसा नहीं किया। राजीव गांधी उपचुनाव लड़े और अमेठी से सांसद बन गए। 1984 में मेनका ने संजय गांधी के करीबी रहे अकबर अहमद के साथ राष्ट्रीय संजय मंच की स्थापना की। अमेठी से राजीव के खिलाफ पर्चा भरा। चुनावी लड़ाई गांधी बनाम गांधी की हो गई, लेकिन इंदिरा गांधी की हत्या के बाद स्थितियां बदल गईं। कभी कठिन रहे इस मुकाबले में राजीव ने मेनका को करीब 3.25 लाख वोटों से हरा दिया। मेनका की जमानत जब्त हो गई। उसके बाद मेनका ने अमेठी से कभी चुनाव नहीं लड़ा। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। शुभ रात्रि।